नमस्ते साथियों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। और बराबर मेरे वीडियो देख रहे हो ना आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आज फिर आपके सामने अपन एक राजस्थान के प्रमुख साके, नाम सुना होगा आपने, साके, जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा है राजस्थान के प्रमुख साके। इसको मैंने दो पार्टों के अंदर विभाजित किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। सबसे पहले आपने शब्द सुना होगा, एक शब्द है केसरिया, एक शब्द आता है जौहर, एक शब्द आता है साका, एक शब्द आता है अर्धसाका। ये शब्द आपने सुन रखे हैं। राजस्थान की जो धरती है वो रणबांकुरों की धरती है। यहाँ के जो रणबांकुरे रजपूती वीर योद्धा हुए हैं और जो महिलाएं हुई है, उनका अपना एक अलग निराला इतिहास है। अपने राजस्थान के इतिहास में इन साकाओं का, इन जौहर का, इन केसरियाओं का भी अपना एक इतिहास है। कहते हैं ना, हजारों पद्मनियां कूद पड़ी, हजारों पद्मनियां कूद पड़ी अंगारों में, तो ये है अंगारे। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके बारे के अंदर अपन को पढ़ना है, तो इसके मैंने दो पार्ट बनाए हैं। सबसे पहले बिल्कुल ही इजी है इनकी भाषा। जैसे केसरिया, केसरिया का मतलब होता है एक केसरिया, पाना पहनना, वस्त्र पहनना, अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ना, या तो मरना या मारना, दो ही इसमें उद्देश्य होते हैं, या तो मरना या मारना। वो होता है केसरिया। एक पगड़ी धारण की जाती है। और जौहर, केसरिया होने के बाद जौहर होता है कुछ महिलाएं जिनके पति या शासक की जो पत्नी है, इनके मरने के बाद वो अपने आन बान आन सतीत्व की रक्षा के लिए जो कदम उठाती है और अपने आप को अग्निकुंड को समर्पित कर देती है, मृत्यु का आलिंगन करती है, उसे अपन जौहर कहते हैं। मतलब अपने आप को जीवित अग्निकुंड को समर्पित कर देना। और जौहर करने से पहले वो राजपूती महिलाएं, राजपूती ललनाएं अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा करती है और विधिवत रूप से वो अग्नि में प्रवेश करती है। कहा जाता है पद्मिनी में तो इतना सतीत्व था कि अपने आप ज्वाला उत्पन्न हुई थी। जो अपने जौहर की जो ज्वाला थी वो अपने आप उत्पन्न हुई थी और फिर पद्मिनी ने जौहर किया था। तो कई बार इतनी पतिव्रता नारियां होती थी, इतना सतीत्व होता था कि उनके इस तप के कारण अपने आप अग्नि प्रकट होती थी। अब साका, केसरिया के बाद जब जौहर होता है तब इन दोनों को साका कहते हैं। केसरिया प्लस जौहर, जब ये दोनों हो रहे हैं, मतलब राजा की मृत्यु के बाद उसकी रानी अपनी सहेलियों के साथ, अपनी सखियों के साथ जो जौहर का अनुष्ठान करती थी वो साका कहलाता था। तो केसरिया प्लस जौहर दोनों होंगे तब वो साका माना जाएगा। अर्धसाका में या तो केवल केसरिया होगा या केवल जौहर होगा, दोनों में से एक कोई चीज होगी तो वो अर्धसाका माना जाएगा। कई बार अपने जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जैसलमेर से संबंधित पूछा जाता है, क्योंकि जैसलमेर का अर्धसाका पूरे इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। तो थोड़ी सी इनकी ये जो डेफिनेशन है, ये परिभाषा है, आपको याद करनी है। केसरिया अपने जीवन का अंतिम युद्ध, जिसके अंदर वो बाना पहनता है। जब दुर्ग चारों तरफ से शत्रुओं से गिर जाता है, कोई रास्ता नहीं रहता है, उस समय युद्ध केवल एक विकल्प होता है। उस समय दुर्ग के फाटक खोल दिए जाते हैं और केसरिया पगड़ी धारण करके युद्ध की ओर रवाना हो जाते हैं। उसमें दो उद्देश्य होता है, या मरना या मारना। जब वीर गति को प्राप्त होते हैं तो पीछे महिलाओं को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो महिलाएं अपनी आन बान और सतीत्व, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती है, वो हो गया जौहर। जब दोनों ही क्रियाएं हो जाती है तब वो साका कहलाता है। और अर्धसाका या तो जौहर होगा उसमें या केसरिया होगा। केसरिया हो जाता है
जौहर नहीं होता है, जौहर हो जाता है, केसरिया नहीं होता है, तो वो हो गया अर्धशाखा। तो इनकी एक ये अपनी डेफिनेशन है, आपको याद करनी है। अब अपन राजस्थान के प्रमुख शाखे कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल इजी है, अपन को याद क्या करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन जो शाखा लेते हैं वो रणथंभौर किला, इसका शाखा अपने राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। रणथंभौर किले का जो शाखा है वो राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। घटना है 1301 ईस्वी की, घटना है 1301 ईस्वी की। उस समय दिल्ली का सुल्तान, ध्यान रखना, ADK, दिल्ली का सुल्तान कौन है? ADK, अलाउद्दीन खिलजी, इसका पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। उस समय यहां का जो शासक था, मतलब रणथंभौर का जो शासक था, यहां पर चौहान वंशीय हमीर देव था, और यह हमीर देव इतिहास में अपने हट के लिए जाना जाता है। इस हमीर देव ने इस दिल्ली सुल्तान के दो मंगोल सेनापति, ध्यान रखना, दो मंगोल सेनापति, एक का नाम मीर मोहम्मद, दूसरे का नाम कहब्रू। इन दोनों के नाम एक बार एग्जाम के अंदर, SI के अंदर, एक बार RS के अंदर, एक बार सेकंड ग्रेड जो टीचर की भर्ती हुई थी उसके अंदर ये पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी के दो मंगोल सेनापतियों के नाम क्या है, तो वो आपको मीर मोहम्मद और कहब्रू। ये दोनों क्या करते हैं, मंगोल सेनापति या हमीर देव के यहाँ शरणागत हो जाते हैं। शरणागत का मतलब या शरण लेते हैं, ये अपन को याद रखना है। अब आप कहोगे कि ये शरण यहां क्यों ले रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान के सेनापति, ये सेनापति ये शरण यहां क्यों ले रहे हैं? इन्होंने गुजरात के अंदर धन लूटा था, और वो धन दिल्ली सुल्तान को न देकर इन्होंने अपने पास ही रख लिया। तो दिल्ली का सुल्तान गुस्सा हो गया और कहा कि इन दोनों को बंदी बना लिया जाए। तब ये भागकर हमीर की सेवा में चले जाते हैं, हमीर की शरण में चले जाते हैं, और हमीर ने शरणागत वालों को यह सेवा दी। वैसे अपने राजस्थान की एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, जो भी अपने शरण में आता है वो अपना अतिथि होता है, और अतिथि भगवान के समान होता है, देवता के समान होता है। जब ADK को पता चला कि इन दोनों ही सेनापतियों ने हमीर देव के यहाँ शरण ली है, तो इस ADK ने हमीर देव को संदेश भिजवाया कि हमीर देव, मेरे जो ये सेनापति है इनको तुम मेरे को सौंप दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब हमीर देव ने प्रत्युत्तर में कहा कि राजन, राजन सुन ले, अंजाम की हमें परवाह नहीं है, हम अंजाम नहीं देखते हैं, हम गीता के उपदेशी है, हम गीता के उपदेशों को मानते हैं। हमें कहा गया है कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। अब अंजाम क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन शरण में आए हुए व्यक्तियों को मैं कदापि आपको नहीं सौंपूंगा। ये मेरे देवता के समान है, मेरे अतिथि है, और इनके लिए हम जान की बाजी तक लगा देते हैं, मैं अपना सर्वस्व नष्ट कर दूंगा, लेकिन शरणागत को मैं आपको नहीं सौंपूंगा। तो दिल्ली के सुल्तान ने कहा तो फिर तैयार हो जा अंजाम भुगतने के लिए। तो हमीर देव कह रहा है कि मैं तैयार हूं, और हमीर देव को यह भी पता था कि मैं एक चट्टान से टकराने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ी चट्टान है, खुद कुछ नहीं था, एक चट्टान से टकराने जा रहा हूं और मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसने हट कर लिया कि मैं शरण में आए व्यक्तियों को, उस शत्रु को नहीं सौंपूंगा। अब देखिए, अब ADK क्या करता है, 1301 के अंदर सेना भेजता है, और यह है रणथंभौर का दुर्ग जिसपे ये झंडा लगा हुआ है। इसको चारों तरफ से घेर लिया, ध्यान रखना, इसको घेर लिया, और यहां पर नुसरत खां और उलुग खां, ये दो सेनापति इसने भेजे और इसको दुर्ग को घेर लिया। 6 माह तक इसका घेरा बनाए रखा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। और आखिरकार इस हमीर देव के 2 सेनापति, एक का नाम रणमल और दूसरे का नाम रतिपाल,
बस आप इतना ही समझ लीजिए, रणमल और रत्तीपाल के विश्वासघात के कारण हमीर देव को यह युद्ध हारना पड़ा। अब इसके अंदर हमीर देव की जो एक पुत्री होती है जिसका नाम है देवल देव और इसकी पत्नी होती है रंग देवी। तो देवल देव तालाब के अंदर जाके वहां ऊपर छत पे जाके तालाब के अंदर कूद जाती है और जो रंग देवी होती है वो ये भी जल जोर करती है, मतलब अपने आप को एक तालाब के अंदर एक सागर के अंदर अपनी सहेलियों के साथ उसमें जोर करती है। और ये इतिहास का पहला जोर माना गया है जो जल जोर है, अग्नि जोर नहीं है। और जब रंग देवी मर जाती है तो ये भी केसरिया माला पहन लेता है और अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़ता है और दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसके अंदर इस रणथंभौर दुर्ग पर एडीके का अधिकार हो जाता है। एक उक्ति यहाँ चरितार्थ हुई थी जो आज भी बहुत फेमस है। एक बोलते हैं सिंह सुवन सतपुरुष, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिय सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये जो कहावत चरितार्थ हुई है ये हमीर देव से संबंधित है। शेरनी एक बार ही बच्चों को जन्म देती है, कुतिया की तरह हर वर्ष का कार्यक्रम नहीं होता है। सतपुरुष एक बार जो वचन कह देता है अपने बात पे अटल रहता है, कायम रहता है, अनजान चाहे कुछ भी हो। कदली फले केले के एक बार फल आता है, तिरिया मतलब स्त्री के एक बार तेल चढ़ता है, बार बार नहीं चढ़ता है। और हमीर हट, हमीर ने भी जो हट कर लिया है, जो वचन दे दिया है वो अपने वचन पे कायम रहेगा चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसे करके ये अपने रणथंभौर का जो साका होता है ये अपने राजस्थान के इतिहास का पहला साका माना जाता है। तो इसके अंदर केवल और केवल आपको एडीके याद रखना है, हमीरदेव याद रखना है जो चौहान वंश का था। आक्रमण कब किया? 1301 याद रखना है। इन सैनिकों को, मंगोल सैनिकों को शरणागत होने के कारण या शरण देने के कारण इसने आक्रमण किया और इसने भी हट कर लिया। इस हट के कारण रणथंभौर के चौहान वंश का नष्ट हो गया और यह है अपने राजस्थान का पहला साका। कई बार यह आता है कि राजस्थान का पहला साका जैसलमेर का माना जाता है, तो मित्रों साथियों वो बिल्कुल गलत है। 1301 से पहले कोई साका नहीं हुआ था। ये जो साका हो रहे हैं इनके पीछे अधिकांश रूप से जो जिम्मेदार है ये दिल्ली का सुल्तान एडीके है। तो इसके कारण ही राजपूताने में बहुत सारे साके हुए। जालोर का साका इसके कारण हुआ, चित्तौड़ के साका इसके कारण हुआ, सिवाना का साका इसके कारण हुआ, रणथंभौर का इसके कारण हुआ, जैसलमेर का इसके कारण हुआ। तो ये साकाओं का जनक माना जाता है एडीके, अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं अपने जैसलमेर के साकों की। जैसलमेर के साके यहां पर 2/1/2 जिसे अपन कहते हैं 2.5 साके हुए थे। 2 साके ऐसे हुए जिसमें केसरिया जौहर हुआ, लेकिन तीसरे के अंदर केसरिया हो गया, जौहर नहीं हुआ। तो पहला साका बिल्कुल अपन को इजी याद करना है। पहला साका जो हो रहा है 1308 के अंदर हो रहा है। उस समय दिल्ली का सुल्तान यही एडीके अलाउद्दीन खिलजी। उस समय जैसलमेर का जो शासक होता है वो रावल मूलराज होता है। ध्यान रखना साथियों, रावल मूलराज। इसका एक भाई होता है जिसका नाम है कुंवर रतन सिंह। तो ये कुंवर रतन सिंह क्या करता है? सेना का नेतृत्व करता है और केसरिया करता है। केसरिया जो हो रहा है वो कुंवर रतन सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। ये दोनों युद्ध के अंदर मारे जाते हैं और दुर्ग पर अपने एडीके का अधिकार हो जाता है। और इनके मरने के बाद राजपूती महिलाएं अपने साथियों के साथ जौहर का अनुष्ठान करती है जो हुआ था 1308 के अंदर। ये पहला साका जैसलमेर का। दूसरा साका हो रहा है 1357 के अंदर। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान है वो फिरोज तुगलक, नाम सुना होगा आपने, फिरोज तुगलक वंश हुआ था ना। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में जैसलमेर में
दूसरा साका होता है। ये वही फिरोज तुगलक है जिसने 300 से अधिक भारत के अंदर नगर बनाए, शहर बनाए, जिसको गुलाम पालने का शौक था, बाग बगीचे लगाने का शौक था। ये वही फिरोज तुगलक है जिसने 37 वर्ष तक शासन किया था। तो इसके शासनकाल में यहाँ पर एक और साका होता है। उस समय जैसलमेर का जो शासक होता है वो होता है रावल दुद्दा। आपको केवल रावल दुद्दा याद रखना है। तो रावल दुद्दा के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया हुआ और फिरोज तुगलक का दुर्ग पर अधिकार हो गया। और राजपूती महिलाओं ने रावल दुद्दा के केसरिया के बाद जौहर का अनुष्ठान किया, जिसे जैसलमेर का दूसरा साका कहा जाता है। फिर जो तीसरा साका हो रहा है वो 1550 के अंदर हो रहा है। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए, ये घटना है थोड़ी एक इतिहास की। जैसलमेर का जो तीसरा साका हो रहा है वो 1550 ईस्वी के अंदर हो रहा है। अपन को ये याद रखना है। उस समय जैसलमेर का जो शासक था जिसका नाम था लूणकरण, यह आपको याद रखना है। कंधार का शासक जिसका नाम है अमीर अली, नाम याद रखना अमीर अली। यह क्या करता है, भाग कर आता है, युद्ध हार जाता है और आकर यहां पर लूणकरण के पास शरण मांगता है। तो हमारे यहाँ राजस्थान के जितने भी शासक हुए हैं वो सभी को, जो भी उनके शरणागत आते हैं उनकी पूरी रक्षा करते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो अमीर अली भी भाग कर आया और जैसलमेर के अंदर शरण लेता है। लेकिन बाद में अमीर अली ने एक षड्यंत्र रचा और कुछ सैनिकों को महिलाओं के वेश में, स्त्रियों के वेश के अंदर, मतलब सैनिकों को महिला बनाकर दुर्ग के भीतर भेज दिया ताकि वो दुर्ग की छानबीन कर सके, दुर्ग पर अधिकार कर सके। जब ये भेद खुला, इसने जो षड्यंत्र रचा उस षड्यंत्र का भांडाफोड़ हुआ, तब भाटियों, यहाँ के भाटी शासक थे, भाटियों और अमीर अली के बीच जो ही भेद खुलता है, इन दोनों के बीच युद्ध शुरू होता है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर लूणकरण मारा जाता है। लेकिन जो युद्ध है वो पार्टी जीत जाते हैं। लूणकरण मारा गया, केसरिया हो गया, लूणकरण मारा गया, लेकिन युद्ध किसके पक्ष में रहा, पार्टियों के पक्ष में रहा। अमीर अली भी मारा गया और बाकी वाले जो अफगान थे, ये सभी अफगान थे, वहां से भाग निकले। और फिर युद्ध जीतने के कारण वहां पर राजपूती महिलाओं ने जौहर का अनुष्ठान नहीं किया, क्योंकि युद्ध इनके पक्ष में हो गया। इसलिए यह अर्ध साका माना गया है, मतलब यहाँ केवल केसरिया हो रहा है, राजा मर रहा है और युद्ध इनके पक्ष में आ गए, युद्ध जीत गए, इसलिए इससे जौहर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, इसलिए अर्ध साका माना जाता है। तो साथियों, आपको केवल याद रखना है 1550 लूणकरण, अफगान अमीर अली और षड्यंत्र रचा, महिलाओं का वेश धारकर सैनिकों को अंदर भेजा, भाटियों और अमीर अली के बीच युद्ध हुआ, युद्ध भाटियों ने जीता लेकिन लूणकरण मारा गया। युद्ध जीतने के कारण यहाँ की महिलाओं ने जौहर नहीं किया, इसलिए अर्ध साका माना जाता है। अब एक और अनोखा साका आ रहा है, बटनेर के किले का साका। बटनेर के किले का साका, यह साका सब साकाओं से हटके था, ध्यान रखना। यहां पर 1398 ईस्वी में मंगोल शासक जिसका नाम है तैमूर लंग का मतलब युद्ध करते ये लंगड़ा हो गया था, इसलिए इतिहास में तैमूर लंग कोई उपाधि नहीं है, ये एक पैर से लंगड़ा हो गया था, इसलिए तैमूर लंग इतिहास में इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये क्या करता है, बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करता है। यहां भी भाटी वंश होते हैं, भाटी वंश के शासक होते हैं, ध्यान रखना। जब ये आक्रमण करता है उस समय यहाँ दूलचंद भाटी होता है, ध्यान रखना। ये तैमूर लंग जब 1398 में बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण करता है उस समय भाटी शासक दूलचंद होता है। तो इस दूलचंद के नेतृत्व के अंदर यहाँ केसरिया होता है और पीछे जो राजपूती महिलाएं होती है वो जौहर का अनुष्ठान करती है। अब ये अनोखा साका कैसे हो गए, राजपूती महिलाओं के साथ
मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया, राजपूती महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया। ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता है, इसलिए अनोखा साका माना जाता है। और दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? तैमूर का अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद इसने पूरे दुर्ग के अंदर कत्लेआम मचाया, बड़ों को, बुड्ढों को, बच्चों को, सबको मार दिया। तो भारत का जो सबसे बड़ा कत्लेआम है वो 1398 के अंदर तैमूर ने बटनेर के किले के अंदर एक को भी जीवित नहीं छोड़ा, पूरे दुर्ग को ही शमशान बना दिया। अब इसके अंदर याद रखने की बात क्या है? बटनेर पे आक्रमण 1398 में तैमूर ने किया था, मंगोल शासक था, ध्यान रखना ये। उस समय यहाँ का शासक दूलचंद था, दूलचंद पे आक्रमण करता है। दूलचंद क्या करता है? केसरिया धारण करता है और अंतिम युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त होता है। पीछे महिलाएं जोर का अनुष्ठान करती है और राजपूती महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया, इसलिए अनोखा साका माना जाता है। और तैमूर ने इस दुर्ग के अंदर कत्लेआम मचाया था, जो भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम माना गया है। तो इस तरीके से मैंने रणथंभौर किले का जो साका हुआ था, बटनेर का जो साका हुआ था और जैसलमेर के जो 2.5 साके हुए थे, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। मेरे चैनल का नाम बिल्कुल इजी है, ज्ञान परीक्षा पथ, शॉर्ट के अंदर GPP। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद पार्ट फर्स्ट हो गया और पार्ट सेकंड मैं जल्द आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।